उसामा साहब, अगर अमेरिका में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई है जिस तरह से ये कह रहे हैं जी, तो इस वहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है ये बता सकते हैं सब? और पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम कितनी है ये बता सकते हैं? इंडिया में ये कहते हैं कि इंडिया में तेल की कीमत हमसे ज्यादा है, इंडिया में बिजली की क्या कीमत है ये बता सकते हैं? महंगाई है ना, बिजली की क्या कीमत है ये बता सकते हैं? वो सर इंडिया में गैस की कीमत क्या है ये बता सकते हैं? पाकिस्तान में गैस की कीमत क्या है ये बता सकते हैं? इंडिया में पर कैपिटा इनकम क्या है ये बता सकते हैं? पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, महंगाई का असर वहां पर कम होगा। महंगाई तो है ना सर, 30 साल की सबसे ज्यादा महंगाई तो वहां पर भी हुई है। बात तो ये है, यहाँ जाहिर है कि गरीब लोग ज्यादा हैं, इम्पैक्ट इतना आएगा। बात सुने, ये कंपैरिजन आप नहीं कर सकते खाली एक पेट्रोल की कीमत का लेके कि जनाब वहाँ पर पेट्रोल की कीमत इतनी है तो पाकिस्तान में इतनी है। बाकी सारी चीज़ों का तो वहाँ पे मुआवजा होना चाहिए। वहाँ पे गंदम की कीमत क्या है, पाकिस्तान में क्या है? वहाँ पर दाल की कीमत क्या है, पाकिस्तान में क्या है? वहाँ पर कैपिटा इनकम क्या है, पाकिस्तान में क्या है? वहाँ पर मिनिमम मजदूर की उजरत क्या है, पाकिस्तान में क्या है? ये सारा एक ओवरऑल कंप्रीहेंसिव एक कंपैरिजन करें और उसके बाद बताएं कि फिर जनाब पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है और इंडिया कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, बांग्लादेश कहाँ पर खड़ा है, पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है, अमेरिका कहाँ पर खड़ा है, अमेरिका के फॉरेन रिजर्व कितने हैं वो भी देख। ये भी तो शुक्र करें IMF ने नहीं कहा कि एहसास प्रोग्राम ही बंद कर दो, ये टारगेटेड सब्सिडी ना दो, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे, ये भी कर्ज वापसी दो। टारगेटेड सब्सिडी चले ठीक है देनी चाहिए, ये ऐसा नहीं होता। लेकिन टारगेटेड जो सब्सिडी होती है जी, ये टारगेटेड जो सब्सिडी होती है, ये जब भी कोई इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या कॉर्पोरेशंस आपको पैसे देती हैं, वो साथ उनको इम्पैक्ट का पता होता है कि इससे वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी मुआशरे में, वो खुद सजेस्ट करते हैं कि ये खैरात भी करें, साथ साथ चैरिटी भी करते रहें ताकि लोग किसी का गिरेबान न पकड़ें। कराची वालों के ऊपर जो पिछले 10 साल से आप लोग कर रहे हैं, जो ताजियाने मार रहे हैं, कराची वाले गूंगे होंगे, मेरे मुंह में उन्हीं की जुबान है। आपने जो कराची वालों के साथ किया, आप समझते हैं कि कराची वाले निकल करके अपनी जुबान किसी को दे सकते हैं, कुछ कह सकते हैं? हुजूर वाला कुछ खुदा का खौफ भी होता है। आपने कर्फ्यू के नाम पर जो ये मुसीबत उनके ऊपर मुसल्लत की है, आपको कौम को आगाही देनी थी, शऊर देना था। मुझे एक बात बताइए, मुराद अली शाह को लोगों को कोरोना से बचाना है, उनको कुत्ते के कांटे से बचाने की क्यों नहीं? इसलिए कि उसका अजर बैरून ममालिक से नहीं मिलता। देखिए, कुत्ते की मारने की भी अगर बात करें तो कुत्ते मारने की वैक्सीन जो थी ना, वो आपको पता है कि वफाक देता था और वफाक नहीं देनी थी। और अगर बात करें इस वक्त कोरोना बीमारी आपकी बात हो रही है, नहीं कुत्ते के कांटे पे पहले बात करेंगे, वरना बात ही नहीं करेंगे। कर लें कुत्ते के कांटे पे क्या? आप मुझे बता दें, कुत्ते को काटने की वैक्सीन जो है वो कहां से दरामद होती है? कुत्ते को काटने की नहीं होती है, अल्लाह के वली, कुत्ता काटता है तो वैक्सीन लगती है। कुत्ता जो काटता है उसकी वैक्सीन होती है, वो कहां से आती है? आप मुझे बता दें दरामद कहां से आती है? सर, या तो वो चाइना से आती है। मुराद अली शाह ने बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से वो अवाम को इजराइल अलैहिस्सलाम से डराते हैं कि देखो दरवाजे पे खड़ा है। मैं आपको 121 लेटर अगर आप कहें तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। लेटर नहीं चाहिए, जो वफाक को दिए गए थे, बैकडेट में मैं भी बहुत सारे लेटर और ये कहा गया था। आपकी एक बात की कि आपने जो इंट्रो शुरू किया, उसके बाद आप जो सवाल लेकर आए हैं, जो मेरे भाई ने जवाबात दिए, उसके बाद जो मेरा जवाब देना बनता था वो यकीन यही था, या तो मैं खारजा पॉलिसी के ऊपर इसके ऊपर डिबेट करती, या फिर मैं आप बहुत बड़ा एक इशू लेकर आए कि खारजा पॉलिसी के ऊपर हमें बात करनी चाहिए, खासतौर पर कश्मीर इशू के ऊपर। दूसरा आपका टॉपिक था कि आप महंगाई के ऊपर क्या बात होनी चाहिए और इसे किस तरह से रोका जा रहा है और रोका जा सकता है, और PTI की हुकूमत के अमली इक़दाम क्या होने चाहिए और वो कर क्या रहे हैं। लेकिन मुझे अफसोस हुआ सिद्दीकी साहब कि आप वो तमाम इतने बड़े इश्यूज जिससे आप ही रेज कर रहे हैं और अवामी नुमाइंदों से पूछना चाह रहे हैं, वहां पर आप एक पर्सनल एक इशू के ऊपर आ गए। मैडम, मैं उसका भी जवाब अगर आपकी हसरत ये है कि मैं प्रोग्राम का कंटेंट नून लीग की क़यादत से अप्रूव करवाऊं, आसिफ अली जरदारी साहब का अंगूठा इस पे लगवाऊं, तो मैं आपको ये बताते हुए निहायत मुसर्रत महसूस कर रहा हूं कि मैं वक्त के वज़ीर-ए-आज़म की डिक्टेशन की अल्हम्दुलिल्लाह दूंगा। नहीं, माशाल्लाह आपने बड़ा वक्त लिया है आपने बात करते हुए, लिहाजा मुझे भी बात करने का उतना ही हक पहुंचता है। अगर आप या तो हमें अपने मेहमान के तौर पे बुलाते हैं तो फिर हमारी बात भी सुन लेना। अब सारी आप ही बात कर लेंगे तो फिर आप सोलो प्रोग्राम कर लिया करें। मैं तो आपसे बात ये कर रही हूँ कि सवालात आपने बहुत आला उठाए हैं और उसके ऊपर आकर आप मेरे से जब बात करने आए हैं तो आपने एक पर्सनल इशू रेज कर दिया। पर्सनल इशू, इसके भी जवाब आप ले ले, मैं आपसे इनकार नहीं कर रही कि मैं आपको जवाब नहीं जी, मैं बिल्कुल आपने पर्सनल इशू को रेज किया है। मैडम, पहले इस सवाल का जवाब हो जाए, उस सवाल से पहले कि ये पर्सनल कैसे था, तो मैं बता, जवाब तो ले लेना सिद्दीकी साहब, आप जवाब तो ले लिया करें ना, थोड़ा सा वक्फा डाल लें अपनी बात में और जवाब ले लें
देखिए, अगर जहां वो बरतानिया गए हैं अभी तक उनकी बीमारी की तशखीस बरतानिया में भी नहीं हो पा रही, जिसके ऊपर ये बात सवालात भी बरतानिया के आपको मेडिकल वहां जो फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर भी उठा देना चाहिए कि आप बरतानिया के अंदर भी ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं है, तो लिहाजा अमेरिका ले जाने की, जहां बोस्टन में कहाँ होपफुल है कि वहां पर कोई उनकी तशखीस हो सकेगी इस बीमारी को लेके। तो लिहाजा मैं ये बात आज की जो करना चाहती थी वो मैं बहुत खुश हुई कि आप खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करेंगे ताकि पाकिस्तान के लोगों को अवेयरनेस मिले कि खारजा पॉलिसी नहीं मैडम, ऑनेस्टली स्पीकिंग खारजा पॉलिसी हमारी बहस का हिस्सा है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपकी चाहत अगर है कि आप इस पर बात करना चाहती हैं तो वो गलत चीज है। अगर आप भूल गए हो, नहीं सदीकी साहब, अगर आप अपने इंट्रो दोबारा से सुन ले तो आपको महसूस होगा कि आप कश्मीर इशू के ऊपर कितनी लंबी चौड़ी आपने डिबेट की, आपने महंगाई के ऊपर कितनी लंबी डिबेट की। जब मेरा जवाब देने का बारी आती है तो आप एक पर्सनल इशू रेज कर देते हैं। अगर आप इसी तरह के सवालात रखेंगे नवामी नुमाइंदों के साथ तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है। छूटा ही चाहता है। ये मुझे बताइएगा, एक मिनट मैडम, आप सवालात ये मुझे बताइएगा, ये अपोजिशन में आते ही कश्मीर का नाम ले लेकर के उछल रहे होते हैं, दो हत्थड़ मार रहे होते हैं, सीने पे चीख रहे होते हैं, बाल नोच रहे होते हैं, जमीन से मट्टी उठा करके मुंह में डाल रहे होते हैं। जिस वक्त हुकूमतों में होते हैं उस वक्त कश्मीर का काफ भी याद नहीं रहता। आपको याद नहीं था, आपके कायद को याद नहीं था, मैं ये बात नहीं करना चाहता था, ये मेरी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं था, लेकिन आपने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैं कह रहा हूं। जिस वक्त सजन जंदालिया झक मारने के लिए आया था नवाज शरीफ साहब, इतने बच्चे थे उनको नहीं पता था कि ये कौन आदमी है। जिस वक्त मैडम थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए, आप इधर उधर ड्रैग करके मेरे सवाल को इधर नहीं कर सकते। ये मुझे बताइए, जिस वक्त मोदी यहाँ आया था उसको शॉल का तोहफा मैंने दिया था। जिस वक्त मोदी की मां को शॉल का तोहफा दिया गया था, आपको नहीं पता था कि इसी ने इस भारत में कब्जा कर रखा है। आप अगर मेरी बात को इधर उधर करके ये तासुर देने की कोशिश कर रही हैं कि मेरा सवाल अनआंसर्ड रह जाएगा, तो ये आपकी हार है, मेरी नहीं। थोड़ा सा तवक्कुफ में आपकी तरफ आता हूं मैडम। नादिर कबूल साहब प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सर, मैं पहले आपको ये बता दूं कि आप अगर ये हसरत बात करना नहीं चाहते, आप सिर्फ सवालात करना चाहते हैं, अगर आप अपने दिल में ये सवालात के जवाब देना नहीं चाहते और ऐसे प्रोग्राम नहीं चलता करने वाला। नहीं, मुझे ये बताइए, आपके अदवार में मैडम आपको कुछ एतराज है? जी आप जरा ब्रेक पर पाँव रखिए, मैं वहां से आऊं। जी मैडम, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मैं बिल्कुल कहना चाह रही हूँ। जी फरमाइए। सदीकी साहब, या आप अपने मेहमानों को बुलाकर आप उनकी सुनना नहीं चाहते तो फिर मेरा ख्याल है ये मुनासिब रवैया नहीं है। आप अपना सोलो प्रोग्राम किया करें ताकि हम आपको अपनी बात ना सुनाएं, सिर्फ आप अपनी स्पीच कर लिया करें। अगर आपको इतना शौक है तो आप इलेक्शंस में क्यों नहीं आते, वहां आके खड़े हो और आवाम आपकी बात सुने। ये मैडम के मैं खुशामद कर नहीं सकता, मैं नवाज शरीफ जिंदाबाद कहता हूं, अच्छा नहीं लगूंगा, के साथ आकर रवैया मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। आप सवाल कोई करते हैं, आप कहां कश्मीर की बात कर रहे हैं, कहां आप लियारी में पहुंच गए हैं, कहां जनाब आप। फॉर्मेट को हमने थोड़ा सा तरतीब दिया है दोबारा से, और उसकी जरूरत क्यों कर पेश आई, उसकी वजह यह है कि नूरुल आरफीन सिद्दीकी और मेरी जंग का स्कोर हो गया है 1 ईच। अब आप नहीं समझ पाए होंगे, 2-3 एपिसोड्स पहले मेरे प्रोग्राम से माइक निकाल करके राह फरार इख्तियार की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रहनुमा ने, और आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़ार शुक्र कि ये खुशनसीबी मेरी एक और मरतबा एक और मेहमान मेरी दाग़े मुफारकत दे गई हैं। मोहतरमा राहीला खादिम साहिबा, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक़ है। इनकी फरमाइश थी कि मैं इनसे इनकी मर्जी के सवाल पूछूं। ये चाहती थी कि मैं मुल्क की खारजा पॉलिसी डिस्कस करूं ताकि ये मुझे लाल गुलाबी बातें सुनाएं, ये मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ कितने बड़े टार्जन थे, ये मुझे बताएं कि हरकुलेस इनके नाना थे, ये मुझे बताएं कि ये मुझे किस तरह से चलाएंगी। मैं इनको बहुत समझाता रहा, लेकिन मेरा ख्याल है कि फुल टॉस एंकरान कराम की मौजूदगी में एक ऐसे एंकर का वजूद इनसे हजम नहीं हुआ जो इनकी डिक्टेशन पर ना चले। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर मोस्ट लीडरशिप अगर ये प्रोग्राम देख रही है तो ठीक है, वरना रात को जिस तरह मुस्तहिकीन में खैरात बांटी जाती है उस तरह मैं और मेरी टीम आज आधी रात तक ये वादा आपसे करते हैं कि आप तमाम लोगों के मोबाइल पर ये क्लिप्स हम भेजेंगे ताकि आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा और ऊपर नीचे हो। अब तक पिछले हफ्ते से अब तक मैं नून लीग वालों का पसंदीदा चल रहा था, क्योंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनके हिसाब से टफ टाइम दे रहा था, हालांकि मेरी किसी से कोई रिश्तेदारी नहीं है। अब मैं आता हूं डायरेक्ट नदीम अब्बास बारा साहब के पास, तहरीक इंसाफ से माशाल्लाह
तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस वीडियो में बात हो रही थी महंगाई के ऊपर और पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो इमरान खान है वो लगातार कश्मीर करता रहता है, और ख़ास करके जो पाकिस्तानी आर्मी है वो, क्योंकि आपको पता होगा कि पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर के नाम पे ही चलती है, और अगर पाकिस्तान से कश्मीर का नाम हटा दिया जाए उनके नामों से तो उनकी आर्मी जो है उनकी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, आपको भी पता है। और इसीलिए पाकिस्तानी आर्मी के बाद अब इमरान खान ने भी, आपको पता होगा कि कश्मीर करना स्टार्ट कर दिया जब से आर्टिकल 370 और 35 पे हटाया गया। तो दोस्तों एक बात किया जाए अगर कि जब से आर्टिकल 370 और 35 पे हटाया गया है तब से अगर आपने नोटिस किया होगा कि पाकिस्तान में उसी समय से महंगाई जो है वो बढ़ती चलेगी। दोस्तों जो बहुत सारे जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस बात को मानते हैं कि कश्मीर ने पाकिस्तान को डुबा दिया। दोस्तों अगर आप गौर करें, और खुद पाकिस्तानी भी इस बात को समझेंगे कि अगर देखा जाए आर्टिकल 370 हटने के बाद जब जो शेख रशीद था उस समय वो रेलवे मिनिस्टर था, और उसने ये बात कही थी कि हम भारत के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेंगे, हम न तो ट्रेन चलाएंगे न उनके साथ बिजनेस करेंगे। और दोस्तों आपने उसी समय देखा था कि एक हफ्ते के अंदर जो पाकिस्तान में महंगाई है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और वहाँ पे टमाटर प्याज इस समय जो महंगा था वो बहुत ज़्यादा था। और उस समय क्योंकि महंगाई अभी स्टार्टिंग ही हुई थी तो पाकिस्तानी जो है वो ये कहते थे कि हमको महंगाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने भारत को सबक सिखा दिया। लेकिन आपको पता होगा कि उसी समय से जो महंगाई है वो अब चलती आ रही है। और दोस्तों इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो पाकिस्तानी फॉरेन पॉलिसी जो है उसका फेलियर है। दोस्तों यहाँ पर ये बात कहा जा सकता है कि भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा तबाही मचा दी है कि पाकिस्तानियों को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब किनको सपोर्ट करें। वो पाकिस्तानी आर्मी को सपोर्ट करें, इमरान खान को सपोर्ट करें, या फिर बाजवा को, मतलब उनको चारों तरफ से वो फंस चुके हैं, एक तरफ से ये कहा जाए। क्योंकि आपने जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कभी पाकिस्तान में अपने लीडरशिप में लड़ाई चल रही है, पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई में चल रही है, फिर से पाकिस्तानी आर्मी या इमरान खान में चल रही है। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं बुरी तरीके से चारों तरफ से फंस चुका है। और जो पाकिस्तान में लगातार जितने भी नारेबाजी होती है या फिर सड़क जाम कर दी जाती है जिससे उनकी इकनॉमी भी ख़राब होती है, तो जो पाकिस्तान है वो एक तरफ से घिरा हुआ नहीं है, वो एक इंटरनेशनली तो पूरी तरीके से घिरी चुका है। लेकिन अपने घर में इतने उन्होंने सांप पाल रखे हैं कि वो उन्हीं पर काटने दौड़ते हैं। और इसी की वजह से जो पाकिस्तान है उसमें महंगाई कभी कम नहीं होती, कभी उसको कम करने की कोशिश भी नहीं की जाती। आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जब ईद आता है, आपको पता होगा कि दुनिया में ये अपने आप को मुसलमान देश कहते हैं, लेकिन जब ईद आता है तो उस समय जो खाने पीने की जो चीज़ें, आपको पता होगा कि वो कहाँ तक चला जाता है, और वही दूसरी देश के कंपेरिजन करें तो वहाँ पे चीज़ें कितनी सस्ती कर दी जाती हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।